हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैक्सिमम डेली डिमांड का हमने सारा देख लिया था, ठीक है, और ये सब पढ़ लिया था हमने कंप्लीट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल वेरिएशन होता है उसका असेसमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, या उसका जो वेरिएशन है उसको दिया किस हिसाब से जाता है, ठीक है। तो मैंने कल ना एक आपको क्वेश्चन कराते हुए एक नाम बोला था, है ना, एक साइंटिस्ट का नाम बोला था। मैंने बताया था कि उन्होंने एक इक्वेशन दी थी और वो इक्वेशन जो है ना हम कल काम में लेंगे, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। मैंने वहां पे एक आध बार शायद ग्रीनविच बोल दिया था, लेकिन ग्रीनविच नहीं था, बाद में मैंने उसे गुडरिच भी करवाया था कि उनका नाम जो था वो गुडरिच था, ठीक है, ग्रीनविच नहीं था, क्या नाम था, गुडरिच था, ठीक है। अब भैया जो गुडरिच थे ना बहुत पहुंची हुई चीज थे, ठीक है, इनकी सारी ऑब्जर्वेशन जो थी ना वो हम आगे भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा आपको नोट्स के अंदर, ये पॉइंट जो है किस नाम से मिलेगा, वो मिलेगा असेसमेंट इन नॉर्मल डिमांड या नॉर्मल, क्या आएगा, नॉर्मल डेविएशन, या आएगा नॉर्मल वेरिएशन, ठीक है, असेसमेंट ऑफ नॉर्मल वेरिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ना असेसमेंट जो हम करते हैं इसका नॉर्मल वेरिएशन का, मैंने बताया डेली वेरिएशन हो सकते हैं, सेक्युलर वेरिएशन हो सकते हैं, अर्ली वेरिएशन हो सकते हैं। ये जो वेरिएशन है ना इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, अब ना इनके लिए क्या होता है, कुछ रेशोज काम में लिए जाते हैं। यही हमने कल बात करी थी, जहां मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड होती है, मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड, इन दोनों के बीच में एक रेशो होता है, एवरेज डेली डिमांड। पहले आप इस फॉर्मूले को जान लो, फिर मैं बताता हूँ ये आया कहां से, ठीक है। देखो मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड, इन दोनों का जो रेशो होता है उसे लिया जाता है 180%। अब आप कहोगे तो काफी ज्यादा सर, हाँ जी भैया काफी ज्यादा 180%। देखो आया कैसे, मैंने अभी एक वैज्ञानिक का नाम लिया, उन साहब का नाम था गुडरिच, ठीक है। गुडरिच जो है इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, और वो क्या थी, वो थी कि भैया अगर आपको निकालना है यहां पर कोई भी रेशो, चाहे वो मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड का हो, चाहे मंथली का हो, चाहे वीकली का हो, ठीक है, तो आप उसके अंदर वैल्यू पुट करते जाओ, टी की जगह पे सब आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला है 180 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू द पावर माइनस 0.10, ठीक है। बात समझ में आई क्या, ये इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन है ना, ये मान लो ये आपकी जीवनदायिनी इक्वेशन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जीवनदायिनी इक्वेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप पता है क्या है, मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड के अंदर 180% है, इसको याद रख लोगे, फिर आपको दिक्कत आएगी 128%, फिर 148%, ये सब जो है ना ये आप भूल सकते हो। और अगर आपको ये इक्वेशन आती है ना 180 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू द पावर माइनस 0.10, ये आपको याद है ना, तो आप ये समझ लो कि आपकी संजीवनी बूटी है ये, ठीक है, ये आपको पार लगा देगी, ठीक है। कैसे पार लगाएगी, देखो यहाँ पर जो टी की वैल्यू है, अगर हमें निकालना है डेली वेरिएशन निकालना है, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 1 डे, ठीक है, एक दिन का वेरिएशन निकालना है। तो कैसे देखो निकालेंगे, 180 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू द पावर माइनस 0.10 है, यहाँ टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, और जब 1 पुट किया तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाती है, 180। ऐसे ही अगर आपको निकालना है क्या 7 दिन के लिए, तो टी बराबर क्या रखेंगे, वीक के लिए निकालना है तो 7 डेज रखेंगे, रख दो भैया 180 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर माइनस 0.10, रख दो, यहां से वैल्यू निकल आएगी। बात समझ में आई क्या। अब जिनको यहां से कुछ भी नोट करना है वो नोट कर लो, ठीक है, वरना आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला कि जो असेसमेंट है नॉर्मल वेरिएशन के अंदर वो किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है कुछ रेशोज के ऊपर, और ये जो रेशोज थे ये दिए गए थे हमारे किन भाई साहब के द्वारा, गुडरिच भाई साहब के द्वारा, ठीक है, जा चुके हैं अभी जिंदा नहीं है। इन्होंने क्या इक्वेशन दी, इन्होंने बोला कि भैया मेरी इक्वेशन से अगर आप निकालना चाहते हो, है ना, रेशो निकालना चाहते हो, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया 180 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू द पावर माइनस 0.10, ठीक है। और अगर टी की वैल्यू एक दिन का वेरिएशन निकालना है तो 1 रहेगी, अगर वीक का निकालना है तो 7 डेज रहेगी, और अगर मंथ का निकालना है तो 30 डेज रहेगी। बात समझ में आई कि भैया। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से ये थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से ये थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, और इधर से इसको भी, ठीक है, और फिर ये तो साथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, मैक्सिमम डेली डिमांड जो है, मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, अगर मैं परसेंटेज का साइन हटा दूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि QMD मैक्सिमम डेली डिमांड बराबर क्या हो जाएगा, 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डेली डिमांड, Q ऑफ एवरेज, ठीक है। बात समझ में आई, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया,
समझ में आई क्या? आई क्या? आई तो बहुत अच्छी बात। गुडरिच इक्वेशन क्या? 180 मल्टीप्लाई बाई टी रेज़ टू द पावर माइनस 0.10 और मैक्सिमम डेली डिमांड कितना? 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? इनको भूलना नहीं है। देखो जो पहला चैप्टर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रो वाटर इंजीनियरिंग का जो पहला चैप्टर है जो अभी तक चल रहा है हमारा, ठीक है? ये आज हमारा 4th लेक्चर है। ये भी 2 पार्ट में आपको मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब डेटा जो आपको मिल रहा है ना, ये इक्वेशन, ये सब बहुत जरूरी है याद करना। इसको याद रखो, रोज रिवीजन किया करो, शुरू से शुरू किया करो, ठीक है? यहां पर ये तो है नहीं कि मैंने ये बोला है, मैं आपको कल कुछ और बोलूंगा। मैं कल भी यही बात बोलूंगा आपको कि रोज रिवीजन किया करो, है ना? नहीं तो फिर मुझे एक बात याद आ रही है। जब मैं +1 +2 के अंदर था, हमारे एक सर थे, वो क्या बोला करते थे, जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछने जाते थे ना मैथ्स का, तो वो बोला करते थे कि यहां क्यों पूछ रहे हो, यहां मत पूछा करो। अगर डाउट्स आते हैं ना तुम्हें पूछना है तो कोचिंग में आया करो। यहाँ स्कूल के अंदर तो मैं तुम्हें सिर्फ फीके बिस्किट खिलाता हूँ, मीठे बिस्किट खाने हैं तो कोचिंग में आया करो, ठीक है? तो बात ऐसी है कि मैं आपको रोज मैरीलाइट ही खिला रहा हूँ, ठीक है? शुगर फ्री खिला रहा हूँ मैं आपको, मीठे और नमकीन का हमारा चक्कर ही नहीं पड़ेगा। मैरीलाइट खिला रहा हूँ आपको, तो आप ये खाते जाओ बिस्किट और स्वस्थ रहो, ठीक है? यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा फॉर्मूला जो है नेक्स्ट, वो है मैक्सिमम आवरली डिमांड का। यहां पर हमने देखा कि मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड के अंदर जो रेशियो है वो है हमारा कितना? 180% का। या वेरिएशन मैं कहूं वो कितना है? 180% का। अब आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम आवरली डिमांड के पास आते हैं, पूछते हैं कि भैया आपकी क्या हाल है। तो देखो मैक्सिमम आवरली डिमांड, ठीक है, बात समझ में आई? मैक्सिमम आवरली डिमांड जो है वो कंजम्पशन जो है वो हमारा दिया गया पीक डिमांड के साथ। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम आवरली डिमांड जो है, इसकी बात कब आएगी? पीक डिमांड के दिन बात आएगी ना। पीक डिमांड के दिन भी बात क्यों आएगी? क्योंकि मैंने अभी देखो आपको बताया कि जिस दिन आपने ये कैलकुलेट किया कि मेरा सर इस दिन, मान लो आज 11 जनवरी जो है, ये क्या है? 11 जनवरी जो है ये मेरा मैक्सिमम डेली डिमांड है। तो इस मैक्सिमम डेली डिमांड के अंदर मैक्सिमम आवरली डिमांड किस दिन है? बात यहां आती है, मतलब किस आर पे है, सॉरी किस दिन। तो क्या हो गया, क्योंकि मैक्सिमम डेली डिमांड 11 जनवरी को आई, तो उस दिन अब हमें ढूंढना है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड कब थी, वो टाइम ढूंढना है। इसलिए इसका यहां पर रोल होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड का, वरना हमें जरूरत नहीं थी, ठीक है? क्योंकि हम निकालना क्या चाहते हैं? हम ये निकालना चाहते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम डेली डिमांड है उसके अंदर हमारा वो कौन सा आ रहा है, वो कौन से 60 मिनट है जब हमें मैक्सिमम आवरली डिमांड मिलेगी, ठीक है? तो इसका देखो रेशो क्या है, मैक्सिमम आवरली डिमांड जो है सेम वैसे जैसे हमने डेली डिमांड का दिया वैसे ही मैक्सिमम आवरली डिमांड और एवरेज आवरली डिमांड का जो रेशो है वो हमारा कितना है? वो है 150%। मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड का रेशो जो था वो था 180%। वैसे ही मेरा मैक्सिमम आवरली डिमांड और एवरेज आवरली डिमांड का रेशो कितना है? 150 है, ठीक है? बात समझ में आई? आई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब मैक्सिमम आवरली डिमांड जो है वो एवरेज आवरली डिमांड का कितना हो गया? 1.50 हो गया, ठीक है? बात समझ में आती है क्या? अब देखो यहां पर एक तरीका और भी है। एक तरीका और कैसे है? अगर मैं ये लिख दूं कि मैक्सिमम आवरली डिमांड जो मेरा है, मैक्सिमम आवरली डिमांड इक्वल्स टू, मैं क्या लिख दूं? 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, ठीक है? एवरेज डेली डिमांड, और इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे? 24 से। तो क्या ये गलत बात है क्या? बताओ भैया, एवरेज डेली डिमांड था, मुझे यहाँ चाहिए क्या? मुझे यहाँ चाहिए एवरेज आवरली डिमांड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा एवरेज डेली डिमांड है उसको 24 आवर्स के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास किसी एक पर्टिकुलर आर का निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं? देखो ये कुछ और नहीं है, ये वही है जो हमने यहाँ ऊपर लिखा ना, एवरेज आवरली डिमांड, ये वही है। एवरेज डेली डिमांड को अगर मैंने 24 आवर्स से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल के आएगा? एवरेज आवरली डिमांड। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मैक्सिमम आवरली डिमांड इज इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ एवरेज डेली डिमांड अपॉन 24? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या है? एक तरह से हमने क्या किया, उसी चीज को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एवरेज आवरली डिमांड निकालना था, एवरेज डेली डिमांड को डिवाइड कर दिया 24 के साथ, तो हमारा क्या निकल गया? एवरेज आवरली डिमांड निकल गया, ठीक है? आगे देखो इस चीज को और कैसे फर्दर लिख सकते हैं, अब मैं आगे बताता हूं। अब इसी को हमें लिखना है, सेम इसी चीज को हम आगे लिखते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, तो इसको आगे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय, अब जो ये एवरेज डेली डिमांड होती है ये क्या होती है? देखो मैंने रेशो बताया था आपको कि मैक्सिमम डेली डिमांड QMD अपॉन, हमने क्या पढ़ा? Q एवरेज कितना है? 1.8।
तो क्या क्यू एमडी की जगह मैं 1.8 इंटू क्यू एवरेज लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या अब मुझे अगर फॉर्मूला निकालना हो किसका, मैक्सिमम डेली डिमांड का, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1.8 टाइम ऑफ क्यू एवरेज, और एवरेज डेली डिमांड की जगह क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम अर्ली डिमांड मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 1.5। तो अभी बात क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये है कि हम अगर घुमा फिरा के किसी भी चीज को निकालना चाहते हैं, यहाँ पर तीन चीजों के अंदर वेरिएशन करके तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो मेन फॉर्मूले दो याद रखने हैं वो दोनों रेशो ये है कि मैक्सिमम अर्ली डिमांड अपॉन एवरेज अर्ली डिमांड जो होती है वो 150% होती है, और मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन एवरेज डेली डिमांड जो होती है वो कितनी होती है, 180% होती है। ठीक है, देखो यहां पर ना आपको एक फॉर्मूला और भी अगर बनाना हो तो बना सकते हो आप। देखो ये तो बनाया हमने मैक्सिमम अर्ली डिमांड का, जिसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, मैक्सिमम अर्ली डिमांड इज इक्वल टू, मैं एवरेज अर्ली डिमांड अगर निकालना चाहता हूं तो क्या मैं एवरेज डेली डिमांड को डिवाइड कर सकता हूं 24 से? हाँ कर सकता हूं। तो अब इसके अपोजिट साइड में क्या था, 1.8 था ना, 1.8। यहां से देखो इक्वेशन अगर मैं बताऊं तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। इसको अगर मैं लिख दूं ये, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 1.8 से। अब ये सही है, ठीक है, अब ये करेक्ट है। अब हम लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1.8। ठीक है, तो यहां से ये बन जाता है 2.7। ठीक है, 2.7 मल्टीप्लाई बाय, ये बन जाएगा हमारा, मैं देख रहा हूं कि 2.7 इंटू, अगर मैं लिख दूं Q, हमारा क्या होता है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 24 से, ये फर्दर इसके अंदर चेंज हो सकता है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, बात वही है, कुल मिला के हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम अर्ली डिमांड है वो किसी एक मैक्सिमम डे पे कितना होगा, ये निकालना चाह रहे हैं। ये निकालना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं करना आपको, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 अपॉन 24। क्यों किया ऐसा, 1.8 रेशो था मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड का। ठीक है, और मैक्सिमम अर्ली डिमांड और जो हमारी एवरेज डेली डिमांड है इसका कितना है, 1.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या निकल आएगा, मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। बात समझ में आ रही है क्या? और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 24 से, तो क्या मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूं, क्या ये लिख सकता हूं क्या, 2.7 मल्टीप्लाई बाई क्यू डिवाइड बाई 24। समझ में आ रही है क्या? ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। बात समझ में आ रही है क्या? मैक्सिमम अर्ली डिमांड और मैक्सिमम डे लिखना है, तो हमें मल्टीप्लाई क्या क्या किया हमने, देखो 1.8 किया एवरेज डेली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड का, और 1.5 मल्टीप्लाई किया मैक्सिमम अर्ली डिमांड और एवरेज अर्ली डिमांड का, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और डिवाइड कर दिया 24 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मैक्सिमम डेली था, इसको 24 से डिवाइड करते तो क्या बढ़ गया, ये एवरेज अर्ली बन गया, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम अर्ली है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? और इसको मैंने क्या लिख दिया, जो इधर जो डिमांड बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, एनुअल एवरेज डिमांड बच जाएगी हमारी। ठीक है, एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ पर कैपिटा डिमांड, है ना, इसको बोल दिया एनुअल एवरेज, और इसको डिवाइड कर रहे हैं 24 से, तो भी बात क्या है, बराबर है कि 2.7 टाइम मल्टीप्लाई बाई किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, एनुअल, हमारी एवरेज एनुअल डेली डिमांड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है ना आपको कंप्लीट जो है ना फॉर्मूले ये याद रखने हैं और आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। ये पता क्या है, मैंने फर्दर इनको चेंज किया है और कुछ नहीं किया, बस कहानी सिर्फ दो ही चीजों की है। कहानी एक तो इसकी है मैक्सिमम अर्ली डिमांड अपॉन एवरेज डेली डिमांड, और दूसरी जो कहानी है वो किसकी है, मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन एवरेज डेली डिमांड इज इक्वल टू 180% इसकी है। ठीक है, बाकी ना इनकी भी जरूरत नहीं है, अगर मैं कहूँ ना तो इनकी भी जरूरत नहीं है आपको, इनको भी चाहे मत याद रखो, सिर्फ याद रखना है ना यहाँ पे, तो वो कंपलसरी सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ आप गुडरिच इक्वेशन याद रखो, आपका सारा काम बन जाएगा। गुडरिच इक्वेशन के अलावा आपको कुछ याद रखना है नहीं रखना है, ठीक है, तो वो आप पे है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये डबल स्टार मार्क है इसके ऊपर, गुडरिच इक्वेशन के ऊपर। देखो कोई भी यहाँ पर अगर हमें डिमांड निकालनी है ना, मैक्सिमम और एवरेज का रेशो निकालना है, तो गुडरिच इक्वेशन ही काम में आएगी। ठीक है, आपने ये बोला कि सर मेरे को आप बताओ कि वेरिएशन जो है ना, वेरिएशन इन वीकली डिमांड बताओ, वेरिएशन इन वीकली डिमांड बताओ। ठीक है, ये कहा आप लोगों ने, भैया अब देखो वेरिएशन इन वीकली डिमांड निकालना है मेरे को, तो जब भी मैं वेरिएशन निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, गुडरिच इक्वेशन के अंदर जो हमारा टी दिया हुआ है, टी की वैल्यू जो है हमें पुट करनी है उस इक्वेशन के अंदर, और कुछ नहीं करना।
आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, मैंने भी बताया था कि 180 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू द पावर माइनस 0.10, टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 7 रेज टू द पावर माइनस 0.10, ये यहाँ से आ जाएगा 148%। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यहाँ से जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, ठीक है। ये वेरिएशन हो गया किसके अंदर, वीकली डिमांड के अंदर। ऐसे अगर मुझे मंथली डिमांड के अंदर वेरिएशन निकालना है तो क्या करेंगे, 180 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू द पावर, टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 30 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा माइनस 0.10, और ये कितना होगा 128%, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तीन जो है ना रेशो याद रखने हैं। मंथली वेरिएशन कितना होता है, मंथली वेरिएशन बात करें 128% होता है, ठीक है। और जो हमारा वीकली है वो कितना 148% है, और जो डेली है वो कितना 180% है। ये तीनों आपको याद रखने हैं, गुडरिच इक्वेशन याद रखनी है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है मैक्सिमम डेली डिमांड QMD, मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू कितना होता है 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में मैक्सिमम आर्ली डिमांड जो होती है वो कितनी होती है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आर्ली डिमांड होती है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम आर्ली डिमांड और मैक्सिमम डे, तो ये कितना होगा 2.7 मल्टीप्लाई बाय Q.24 भी लिख सकते हैं, या फिर मैं यू कर दूंगी 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड, ठीक है, एवरेज एनुअल डेली डिमांड लिख दूं और डिवाइड कर दूं किससे 24 से, तो बात सेम ही बात है। चेंज हम क्या कर रहे हैं 1.5 1.8 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.7 आ गया, नहीं करना आपकी इच्छा है, आप सिंपल फॉर्मेट में ले लो फॉर्मूले, चीजें चेंज होती चली जाएंगी, जैसे मर्जी फॉर्मूले आगे जो है वो कन्वर्ट करते चले जाओ, ठीक है। अब यहां से ना आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारी पूरी की पूरी वो कहानी थी जो GOI मैनुअल ने दी हुई है। GOI मैनुअल ने गुडरिच इक्वेशन को माना है और उसी के हिसाब से मंथली वीकली और डेली जो वेरिएशन है वो कंसिडर किए थे, ठीक है। बात समझ में आई, यहां तक का हमारा डिस्कशन जो था, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नोट्स के अंदर आपको ये कंप्लीट पूरा जो है ये मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की और पीक फैक्टर की, ठीक है। बात करते हैं GOI मैनुअल के अंदर जो हमें दिया हुआ है कि पॉपुलेशन और पीक फैक्टर दो चीजें दी हुई है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। उसने बोला कि पॉपुलेशन जो है ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है ना वेरी करती है वैसे वैसे पीक फैक्टर भी वेरी करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, पीक फैक्टर बोल किसको रहे हैं, पीक फैक्टर वो है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है और उसने बोला कि पॉपुलेशन इतनी है, तो आपको पीक फैक्टर, ये वो फैक्टर है जो पीक डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या, पीक फैक्टर जो है तो आपको मल्टीप्लाई करना है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसकी एक टेबल है जो मैं आपको नोट करवा देता हूं और आपको याद भी होनी चाहिए ये टेबल जो है। अगर पॉपुलेशन जो है मेरी अप टू है 50,000, 50,000 तक है, तो मेरा पीक फैक्टर जो है वो 3.0 होगा, ठीक है। अगर पॉपुलेशन जो है मेरी 50,000 से लेके 2 लाख तक है, ठीक है, हाँ जी 2 लाख तक की है यहाँ पर, और 2 लाख तक है, तो ये मेरा पीक फैक्टर जो है ये चला जाएगा 2.5 तक। और अगर मेरी पॉपुलेशन जो है वो चली जाती है 2 लाख से लेकर यहां पर 5 लाख तक, ठीक है, 5 लाख तक चली जाती है, तो ये हो जाएगा 2.0, ठीक है। बात समझ में आ रही है। या फिर मैं यूं कह दूं कि 2 लाख से 5 लाख, या फिर ग्रेटर देन 2 लाख ले लो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये 5 लाख जो है ना, इसके अंदर इसको मिटा दो यहाँ से, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 2 लाख लिख लो, ये मोस्ट ज्यादा सुटेबल रहेगा। अगर ग्रेटर देन 2 लाख है तो पीक फैक्टर जो है कितना 2.0 है। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आता है कि हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीज इन population, with an increase in population, peak factor decreases, ठीक है। बात समझ में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है। फिर से आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो, 1 2 स्टार जितने भी आपको मार्क करने करो इसको, लेकिन इस लाइन को भूलना नहीं है कि भैया जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो हमारा पीक फैक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। पीक फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये GOI मैनुअल के अनुसार है, ये आपको याद रखने 3.0 2.5 और 2.0, 50,000, 50 से 2 लाख और 2 लाख से ज्यादा, ठीक है। समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना वक्त जाया किए, ठीक है। वो एग्जांपल आपको याद है ना, मीठे बिस्किट और फीके बिस्किट वाला। अपन यहाँ पे कौन से बिस्किट खिला रहा हूँ आपको, मैरी लाइट खिला रहा हूँ, ठीक है। मैरी लाइट, ये मैरी लाइट जो भी बोलते हैं उसको, शुगर फ्री बिस्किट अपने वाला। तो इसमें आपको ना परहेज रखने की जरूरत ही नहीं है, बस बिस्किट खाते चलो, आगे बढ़ते चलो। और हमारा जो परहेज है ना वो क्या है, वो सिर्फ रिवीजन है कि रिवीजन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। देखो एक पीक फैक्टर जो है ना वो फिक्स रहेगा, वो किसके लिए है, वो है हमारी रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जो हमारा पीक फैक्टर है ना वो कितना है 3.0, ये फिक्स रहेगा।
इसको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले वहां पर हमने याद किया था कि अगर पॉपुलेशन 50,000 तक है तो लगभग रूरल हमने उसी को ही बोला जिसके अंदर पॉपुलेशन कम है, 50,000 तक, क्योंकि शहरों के अंदर सिटीज जो है, अर्बन एरियाज जो है हमारा, वहां पर पॉपुलेशन जो होती है वो 50,000 से ऊपर ही होती है लगभग, ठीक है। तभी उसे सिटी का दर्जा मिलता है और वहां पे नगर पालिका आती है, अदरवाइज तो फिर वो रूरल ही हो गया, वहां पे डेवलपमेंट करेगा कुछ भी नहीं है। तो ये याद रखना है, 50,000 तक था हमने पहले पॉपुलेशन, तब भी हमने 3.0 लिया था। और यहाँ मैंने बोला कि रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है तो भी यहाँ पर जो है हमारा पीक फैक्टर जो है वो कितना रहेगा, 3.0 रहेगा। बात समझ में आई कि भैया मैंने क्या बोला कि अगर हमारी रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है तो पीक फैक्टर कितना रहेगा, 3.0 रहेगा, ठीक है। हाँ जी, आज मैं ऐसे बोलूंगा बिल्कुल बुलंद आवाज के अंदर। नेक्स्ट यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दो छोटे छोटे मैं डायग्राम से बनाता हूँ, ठीक है, फ्लो चार्ट है, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, ध्यान देना, ठीक है, आपको समझ में आएंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पर बनाया डैम और रिजर्वियर, ठीक है, डैम और रिजर्वियर पहले, फिर उसके बाद में मैंने इसे आगे बढ़ाया और इसे लिखा यहाँ पर क्या है, पाइप्स है, पाइप्स के थ्रू जो है वाटर आगे ले जाया जा रहा है, ठीक है। और आगे मेरा जो है यहां पर लगा हुआ है सरफेस रिजर्वियर, क्या लगा हुआ है, सरफेस रिजर्वियर। अब कहोगे सर यहाँ भी रिजर्वियर, यहाँ भी सरफेस रिजर्वियर है, ये ऊपर भी हो सकता है, ये वाला किसी दो तीनों पहाड़ों के बीच में डैम भी हो सकता है, सरफेस रिजर्वियर, स्पिलवे भी हो सकते हैं, वियर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पानी का यूज अमाउंट है। उसके बाद में मैंने क्या बोला, जो सरफेस रिजर्वियर है ना, इसके साथ एक और चीज लगी हुई है और इसको मैंने बोल दिया ये है हमारा फिल्टर, ठीक है। पहले आया पानी किसके अंदर, फिल्टर के अंदर, यहां से डैम से हमने साफ किया, क्लियर किया और फिर इसे भेज दिया हमने सरफेस रिजर्वियर के अंदर। अब ये सरफेस रिजर्वियर कौन से भैया, ये वही वाले हैं जिन्हें आप रोज अपनी दैनिक जीवन के अंतर्गत, मैं कहूँ कि डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, ठीक है। हमारे जो एलिवेटेड वाटर स्टोरेज टैंक होते हैं वो सरफेस रिजर्वियर है, ठीक है, सरफेस रिजर्वियर बोलते हैं इसको। इसके आगे मैं इसको बढ़ाता हूं फर्दर, यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ पाइप्स हमें लेनी पड़ेंगी जिससे पानी आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। बात समझ में आ रही है, ये मैंने एक स्कीम बनाई है आपके सामने, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम बनाई है कि सबसे पहले हमने पानी जो है कहां से उठाया, डैम और रिजर्वियर से उठाया, उसे हमने कहां भेजा, फिल्टर किया, साफ किया, यहाँ से पानी को साफ करने के बाद में, ट्रीट करने के बाद में फर्दर हमने इसे स्टोर किया सरफेस रिजर्वियर के अंदर, और सरफेस रिजर्वियर से हमने इसको कहां भेज दिया, डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर भेज दिया। देखो यहाँ पर ना कहीं भी हमें लिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी, वाटर को लिफ्ट करने की, पड़ी क्या, पड़ी क्या लिफ्टिंग करने की जरूरत पड़ी है, पड़ी है क्या बताओ, पड़ी है, नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, देखो क्योंकि हमारे पास ये जो डैम और रिजर्वियर जो है ना, ये स्टोरेज कहां पे है, बहुत ऊपर है। आपने देखा होगा कि जब हमने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डैम स्ट्रक्चर, तो हम ऐसी देखते हैं जो बहुत ही ऊंचे एलिवेशन पे हो, ताकि हमें जो हमारा खर्चा है ना लिफ्टिंग का, पानी को लिफ्ट करने का, वो बच जाए। ये ऊपर होता है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ पर पाइप्स होती हैं, ठीक है, और इन पाइप्स के थ्रू जो वाटर है उसको हमने ट्रीट कर लिया, और ट्रीट करके ये बहुत हायर लेवल पर है ये पाइप्स भी, यहाँ पर बहुत प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होगा, इसको ना यहाँ पे लिख लो, पाइप मेन्स बोल लो या मेन पाइप्स बोल लो, ठीक है, पाइप्स मेन है। अब यहाँ से फिल्टर में, फिल्टर के बाद कहाँ चला गया, इसमें चला गया, इस वाले में, ठीक है, एलिवेटेड स्टोरेज, ये सरफेस रिजर्वियर बोल लो आप, यहाँ पर मैंने सरफेस रिजर्वियर लिखा है, ठीक है। तो सरफेस रिजर्वियर में अगर यहाँ पे पानी आएगा तो सरफेस रिजर्वियर कहाँ पे है, बिल्कुल डायरेक्ट थोड़ी सी जमीन से ऊपर होता है हाइट पे, यहाँ से पानी जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आगे चला जाएगा फर्दर सप्लाई में। जब पानी मेरा जो है ना वो किसी सरफेस वाटर सोर्स से आएगा, बात समझ लो, सरफेस वाटर सोर्स से आएगा, और सरफेस वाटर सोर्स कौन सा, रिवर। अब रिवर के अंदर जो पानी है उसे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनटेक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। इनटेक स्ट्रक्चर जो होता है ना उसके अंदर पानी को लेके जाया जाएगा, इनटेक स्ट्रक्चर से फर्दर हम पानी को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अलग तरीके की स्कीम बन जाएगी और ये अलग तरीके की स्कीम है। मैं इस फ्लो चार्ट को मेरा बनाने का रीजन जो है या मकसद वो आपको ये समझाना है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ये यहां से लेके जो सोर्स है हमारा वाटर का उसको लाने के जो मेथड्स है ना वो बीच में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स आ सकती हैं। यहाँ पे ट्रीट तो हम इसमें भी करेंगे, पानी को ट्रीट इसके अंदर भी कर रहे हैं, ये एलिवेटेड स्टोरेज है, यहाँ पे सरफेस स्टोरेज। सरफेस स्टोरेज आपने देखी होगी, मैं बताता हूँ आपको कौन सा होता है ये ना आपने एक ऐसा वाटर टैंक देखा होगा जो बिल्कुल ऐसे ना मान लो ग्राउंड पे होता है और यहाँ से यूं यूं और कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पर ना इसके यहाँ पर एक फिल्टर पैड लगी हुई होती है, तो यहाँ पर,
और इसके अंदर पानी जो होता है ना वो कैसे होता है सेट, अपने आप ट्रीट कैसे होता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन आगे हम पढ़ेंगे, ये इंजीनियरिंग आएगी ना तब आएगा, अभी तक तो भैया इंजीनियरिंग आई ही नहीं है। सेडिमेंटेशन होता है ड्यू टू द ग्रेविटी इफेक्ट, ग्रेविटी की वजह से जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड होती हैं वो इंप्योरिटीज जो क्या है साइज के अंदर लार्ज है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सेल्फ सेटल्ड हो सकती हैं, वो आकर यहाँ बॉटम के अंदर बैठ जाती हैं। तो ये सरफेस रिजर्वियर्स होते हैं। ये एलिवेटेड सरफेस स्टोरेज का है, ठीक है, बड़े बड़े वाटर टैंक जो आप देखते हो एलिवेटेड बोलते हैं इनको, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर क्या है कि बात ऐसी है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जो हमारा ये डायग्राम है, जो हमारी यूनिट्स हैं, ये अलग अलग हो सकती हैं। और अगर ये यूनिट्स अलग अलग है तो इनके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि इनको ड्राफ्ट जो है डिमांड के हिसाब से किस डिमांड के लिए बनाया जाए, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारा जो डैम है, सरफेस रिजर्वियर जो है, इसे हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे सरफेस रिजर्वियर है ये जनरली डिजाइन किया जाता है हमारा। सबसे पहले तो इसकी डिजाइन लाइफ जो है ना वो भी यहाँ पर साथ के साथ लिखते चलो। सरफेस रिजर्वियर बोल रहा हूँ मैं, सरफेस रिजर्वियर तो वो रहा, ये रिजर्वियर या डैम बोल लो इसको, ओनली रिजर्वियर लगाओ और डैम बोलो। तो इसकी जो डिजाइन लाइफ है वो जनरली कितनी ली जाती है, 50 ईयर्स ली जाती है। ये ना इसको मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आए देखने में भी, ठीक है। 50 ईयर्स, यहाँ जो डैम ये है ना इसकी एज जो है वो कितनी ली जाती है, 50 ईयर्स ली जाती है। अब ना ये जो डैम है ना, डैम इसके अंदर ना आपने, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने इंजीनियरिंग के टाइम पे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ा है तो उस टाइम आपने ना एक डायग्राम पढ़ा होगा, है ना। उसमें क्या होता है कि हम एक डायग्राम बनाया करते थे जिसमें बताया करते थे जो स्टोरेज है ना डैम के अंदर, एक बैलेंस स्टोरेज होती है ना, एक डेड स्टोरेज होती है, आपने पढ़ा होगा, एक मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टोरेज होती है, उनकी बात करेंगे हम जब हम सोर्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। तब मैं आपको ये पूरा का पूरा जो डैम का है ना पूरा डिमांड कैसे कैसे वेरी करती है सप्लाई के साथ वो भी बताऊंगा। इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है वो भी बताया जाएगा डैम के बारे में, ठीक है। तो ये बताऊंगा मैं आगे चल के आपको। अभी हमारा सिर्फ जो कंसर्न है वो ये है कि इसको डिजाइन किया जाएगा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाएगा। क्या मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, बिल्कुल जी, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। प्लस फायर डिमांड के लिए भी किया जाएगा, प्लस ब्रेकडाउन के लिए भी किया जाएगा, प्लस रिपेयर के लिए भी किया जाएगा। यहाँ पर ना कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जो होता है वो और मैक्सिमम डेली डिमांड और मैक्सिमम आर, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसके लिए हम डैम को डिजाइन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा, आगे जितनी भी यूनिट्स आप देख रहे हो ना, चाहे पाइप्स हैं, ठीक है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इन सबको हम जो डिजाइन करते हैं ना वो करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, ठीक है। मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। सिर्फ एक यूनिट ऐसी है जो कभी कभार जो है वेल्स, जो दूसरा है हमारा रिवर वाला, इसके अंदर वेल्स भी आते हैं। वेल्स जो होते हैं ना इनको कभी कभार एवरेज डेली डिमांड के लिए भी डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ना वेल्स के अंदर भी टाइप है, ट्यूब वेल्स और ओपन वेल्स। अब ट्यूब वेल्स भी जो है ना उनके अंदर भी अलग अलग टाइप्स हैं फर्दर, ठीक है। स्टेनर टाइप ट्यूबवेल भी होता है, रॉकफिल ट्यूबवेल भी होते हैं, बहुत सारे हैं, है ना। इनकी भी हम बात करेंगे जब हम सोर्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे ना, तब मैं पढ़ाऊंगा ये सारा आपको। अभी सिर्फ यहाँ पे इतना जान लेना जरूरी है हमारे लिए कि वेल्स जो होते हैं ना वो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए तो डिजाइन किए जाते हैं, साथ में एवरेज डेली डिमांड के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। डिजाइन पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डिजाइन पीरियड क्या होता है। डिजाइन पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए इन फ्यूचर अगर कोई सिटी डेवलप हो रही है उसे कंसीडर करते हुए वाटर कंपोनेंट या वाटर सप्लाई स्कीम की किसी एक यूनिट की वो एज जो आगे कंसीडर किया गया डेवलपमेंट को भी साथ में, तो वो एज जो होती है ना कंसीडर करते हुए ली जाती है, उसे डिजाइन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। क्या आप कभी भी कोई ऐसी वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर किसी ऐसे कंपोनेंट को डिजाइन करोगे क्या जो उसकी डिजाइन लाइफ से ज्यादा है? करोगे क्या? मैंने बोला यहाँ पर जो फिल्टर है, ये जो फिल्टर है ना इसकी डिजाइन लाइफ मैंने आपको बोला कि 10 इयर्स है, तो क्या आप इसको 15 ईयर के लिए डिजाइन करोगे क्या? नहीं। तो ये एक बात याद रखना कि डिजाइन पीरियड हमेशा किस चीज को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो हमारे कंपोनेंट है उनकी जो यूजफुल लाइफ है ना, मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, यूजफुल लाइफ एक वर्ड का मैं ले रहा हूँ, उनकी यूजफुल लाइफ से कभी भी ज्यादा डिजाइन पीरियड नहीं रखा जाता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। डिजाइन पीरियड जो है वो कभी भी किसी भी वाटर सप्लाई स्कीम के कंपोनेंट की डिजाइन लाइफ से ज्यादा या यूजफुल लाइफ पीरियड से ज्यादा कभी भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे की डेटा है, सिंपल सा डेटा है, टेबल बनानी है, मैं वो टेबल के अंदर आपको डेटा जो है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ, वो आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेबल पे आते हैं अपने। अच्छा, कल अपन ना बात कर रहे थे क्वेश्चन डिस्कशन वाली क्लास में, मैंने नीति आयोग का बोला था आपको कि जो नीति आयोग है ना उसकी एक रिपोर्ट आई हुई थी नीति आयोग की,
2018 के अंदर, फिर ये रिवाइज हुई अगस्त 2019 के अंदर, इसको दोबारा से निकाला गया, इसे 1.0 बोलते हैं, 2.0 बोलते हैं, दोबारा है। पहली बार जब ये आई थी ना, इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज जो है उनको कंसिडर नहीं किया गया। दूसरी बार जब ये आई है ना, इसके अंदर यूनियन टेरिटरी को कंसिडर किया गया। तो ये पूरा का पूरा नीति आयोग वाला टॉपिक है ना, मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर आपको ना एक अलग से मैं वीडियो दे दूं, एक्सटर्नल टॉपिक्स के नाम से ना एक अलग से वीडियो बन जाए हमारा, जिसके अंदर नीति आयोग जैसा ये रिपोर्ट इनकी आई है, ये हो गया, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो हो गया, ठीक है, ऐसे जितने भी एक्सटर्नल टॉपिक जो है ना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से थोड़े अलग है, जो करंट की तरफ भी जाते हैं, वो आपको अलग से वीडियो के अंदर दे दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे अपन क्लियर चलने देते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है हमारी वो ही पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। तो टेबल मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये नोट्स के अंदर आपको टेबल अच्छे से बिल्कुल बनी हुई है, यही आपको यहाँ पर याद करनी, बहुत अच्छे से लर्न करनी जितना हो सके। सबसे पहले आते हैं डैम, फिर उसके बाद में आता है इनफिल्ट्रेशन वर्क, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन वर्क, उसके बाद में आती है पंपिंग यूनिट्स, पंपिंग यूनिट्स आती हैं। देखो डैम की एज मैंने अभी बताया 50 ईयर ली जाती है, जो इनफिल्ट्रेशन वर्क है हमारा, इसकी एज 30 ईयर ली जाएगी, ठीक है। अब पंपिंग, जो हमारा पंपिंग वर्क है, इसके अंदर पहला पॉइंट जो है वो है हमारा पंपिंग हाउस, ठीक है। जो पंपिंग हाउस है इसकी एज कितनी ली जाएगी, इसकी एज ली जाएगी हमारी 30 ईयर, ठीक है। फिर इसके अंदर जो यूनिट्स लगी हुई है पंपिंग हाउस के अंदर, कौन सी, लाइक मोटर एंड इलेक्ट्रिकल पंप वगैरह जो भी है यूनिट्स लगी हुई है पंपिंग हाउस के अंदर, ठीक है, उनकी एज कितनी ली जाएगी, 15 ईयर ली जाएगी। ये याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है, इसको भी खाने की तरह खाते रहो साथ में। नेक्स्ट आता है पाइप्स, पाइप्स की एज कितनी ली जाएंगी, पाइप्स की जैसे और जितने भी छोटे कनेक्शंस वाले कनेक्शन करने के काम में आ रहे हैं, जैसे ना मैंने अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया, जॉइंट्स डिस्कस नहीं किए, क्योंकि जॉइंट्स जो ना काफी लंबा टॉपिक है, अपने आप में एक वास्ट टॉपिक हो जाता है, जैसे लाइक स्पीगोट जॉइंट है, ठीक है, स्वाइवल जॉइंट है, ये सारे जॉइंट जो है ना ये आगे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर, जहां पे मैं आपको वॉल्व पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ पाइप पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो सारा हम वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप याद करो कि पाइप्स की जो डिजाइन लाइफ है वो कितनी है, पाइप्स की जो डिजाइन लाइफ है वो है 30 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद में आता है जो हमारी रो वाटर कन्वेइंग कनेक्शंस है, रो वाटर कन्वेइंग कनेक्शन, जो पानी को लेके जा रहे हैं, ठीक है, आगे, उनकी एज कितनी होगी, उनकी होगी हमारी यहां पर एज जो है वो होगी 15 ईयर्स, ठीक है। और लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कल भी मैंने बताया था आपको, ये हमारा कल क्वेश्चन में एक में डिस्कस हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ना, वहां पे आया था कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है वो कितने टाइम के लिए डिजाइन करी जाती है, तो दोनों का सेम ही आंसर है और वो है 30 ईयर्स, ठीक है। दोनों में से कुछ भी पूछा जाए कि अगर वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो किसके लिए, पहली बात तो आपको आंसर देना है डिजाइन पीरियड, डिजाइन पीरियड देना है, और डिजाइन पीरियड जो होता है वो कभी भी किसी भी कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ।